नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। महंगाई और गर्मी पारा हाई है। दरअसल ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि महंगाई ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अगर हम गर्मी की बात करें तो 120 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के रास्ते प्री मानसून शावर आने की संभावना विशेषज्ञ बता रहे हैं। हम इस मुद्दे पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने 48 डिग्री के आसपास पारा छू लिया है। अगर बुंदेलखंड की बात करें, चंबल की बात करें तो आग बरस रही थी। दोपहर तो ठीक है, रात में भी लू के नज़ारे थे, तो स्थिति बड़ी खराब थी। जल संकट था, बीमारियां थी, लू थी और आसमान से आग बरस रही थी। इसके साथ साथ महंगाई भी आसमान पर है। इसमें फ़र्क यह है कि गर्मी का पारा तो नीचे आता है, मौसम का पारा तो नीचे आता है। तो खुश खबर यह कि मौसम का पारा नीचे है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत और दुख भरी खबर यह है कि महंगाई का पारा अभी नीचे नहीं उतरने वाला है। मौसम तो ठीक हो जाता है, लेकिन एक बार महंगाई बढ़ती है तो उसका फिर पारा नीचे नहीं उतरता है। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जन से जुड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में है हमारे आचार्य जो ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष को वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, आशीष ममगई जी। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी। और हम जोड़ेंगे इस पूरी चर्चा में मौसम के विशेषज्ञ को भी, कि आखिर जानेंगे उनसे कि किस तरह से ये केरल और बंगाल से जो मानसून की हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में मौसम को किस तरह नीचे गिरा रही हैं, कब बारिश होगी। लेकिन अभी तो हम प्री मानसून शावर का आनंद लेंगे। इसी हफ्ते की बात है। तो खुश होने की खबर यह है, दुख की यह कि महंगाई बनी रहेगी, महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रघुवर गोहिया। तो आपको बता दें कि 1998 में पहली बार महंगाई का पारा 15% ऊपर था और उसके बाद ये 2022 का साल है जब महंगाई का पारा 15% हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर इसलिए भी जरूरी क्योंकि सारी महंगाई डीजल पेट्रोल की वजह से बढ़ी है। और जो महंगाई के विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि खान पान का जो मामला है वो महंगा हुआ है, इसलिए थोक सूचकांक महंगाई का और फुटकर दोनों आसमान पर है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य आशीष ममगे के साथ साथ जुड़ गए सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र ओझा जी। स्काइप पर हैं देवदत्त दुबे जी और फोन लाइन पर हैं रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा सा ज्योतिष विज्ञान भी है, तो मेरा मानना यह कि ये जो महंगाई है, हम पूछेंगे आचार्य जी से कि ये महंगाई कब नीचे आएगी, इसका कौन सा ग्रह जो इसके ऊपर लेकर जा रहा है। हालांकि महंगाई का सीधा अर्थ होता है आर्थिक नीतियों से, वैश्विक परिस्थितियों से, तो वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन तापमान के साथ साथ महंगाई का पारा कब उतरेगा। ममगई जी, आपसे पूछेंगे कि आप बता देंगे कि अब रोहिणी नक्षत्र आने वाला है, इसलिए नौतपा होगा और आसमान से आग बरसेगी। लेकिन अब लगता है कि प्रकृति ने भी नियम बदल दिए हैं। नौतपे के पहले ही पृथ्वी तप जाती है और जब नौतप आता तब तो ठंडक आ जाती है। तो कई सालों से ये चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम है ये कब नीचे आने वाला है आपके ज्योतिषीय गणित के हिसाब से और कब ऊपर जाएगा। जी धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ प्रश्न प्रस्तुत किया और मैं आपकी पूरी टीम को और इस चैनल को साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा सोचते हैं सभी जनमानस के लिए। और इसको ज़रूरत भी है इस वक्त सभी तरफ, कि सब लोग चाह रहे हैं, आसमान की तरफ बड़े आस से देख रहे हैं कि कब ये सूर्यदेव जो उच्च राशि में, मेष राशि में अभी तक चल रहे थे, और उनका तापमान नीचे हो और कब मेघ की घटा छाए और कब बदली छाए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए क्या होता है साहब, इसमें 2-3 प्रकार की चीज होती है। मौसम विज्ञान अपनी भविष्यवाणी अलग करता है, ज्योतिष अलग करता है। लेकिन अगर वही मौसम विज्ञान में इसको ज्योतिषीय गणित का भी समावेश कर दिया जाए ज्योतिष के, तो उस हिसाब से एक तो भविष्यवाणी ज्यादा सटीक बैठेगी, हमारा ऐसा मानना है। गत वर्ष की यदि हम बात करें, होता क्या है कि जो हर प्रति वर्ष के जब संवत्सर बदलता है तो उसमें पूरी टीम बदलती है। राजा होता है, रसेस होता है और मंत्री होता है, इस प्रकार से चीजें होती हैं। इस वर्ष के संवत्सर वर्ष के जो राजा हैं वह है शनिदेव, जो कि आगामी
जिसे कह सकते हैं 4 जून को वक्र अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और वह वक्र अवस्था का त्याग वो 23 अक्टूबर तक करेंगे। तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक महंगाई घटेगी नहीं, अपितु बढ़ने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि हम अब वर्षा का आकलन भी यहां करने जा रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषी दृष्टिकोण से। तो 25 मई को सूर्य का रोहिणी नक्षत्र दरअसल चंद्रमा का नक्षत्र है, जलीय नक्षत्र है। और जब इस नक्षत्र में सूर्य देवता रहेंगे 9 दिन, तो 9 तपा कहलाता है वो अवधि। तो उस वक्त भी बहुत गर्मी बहुत ही उच्चतम स्तर पे होता है। तो 9 तपे पे यह आकलन लग जाता है कि कुछ एक छींटे या कुछ राहत जिसको मिल सकती है। लेकिन असली राहत की यदि हम बात करें तो सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में आएगा और तब बारिश के वो वास्तविक योग बनेंगे। और सूर्य का आद्रा नक्षत्र में इस बार 22 जून की प्रातः 10:45 पे सूर्य आद्रा नक्षत्र पे प्रवेश करेंगे। तो सही मायने में मानसून मानसून विभाग का अलग वो रहेगा, लेकिन ज्योतिषीय भाषा में अगर इसको हम कहें कि वास्तविक स्थिति में मानसून जो आएगा 22 जून को आ जाता है। होता क्या है कि मानसून की स्थिति बनती है, बादल आते हैं, लेकिन वो बादल आगे उड़ भी तो जाते हैं। उनका बादल का आना जरूरी नहीं है, बादल का वहां पे बरसना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बादल आए, बदली छाए, घटा छाए और बदली बरसे, तो वो योग वास्तविक योग जिसे कह सकते हैं 22 जून को सूर्य के आद्रा नक्षत्र में, आद्रा मतलब राहु के नक्षत्र में आने के कारण से योग बनेगा। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल वैसे भी मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून को आता है और मानसून के बाद उसकी जो प्री मानसून जो फुहारें पड़ती है वो पहले पड़ जाती है, यानी जून के फर्स्ट वीक से थोड़ी बौछारें जाती है, उमस होती है, ठंडक आती है। लेकिन 15 जून के बाद जो आप बता रहे हैं 22-25 जून तक मानसून अपनी रो में आता है, अपनी लय में आता है। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीडी मिश्रा, मौसम अच्छा जी मिश्रा जी, क्षमा चाहूंगा आपका नाम मैंने गलत उच्चारित किया था। लेकिन पंडित जी, सवाल है कि एक पंडित जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य आशीष मंगवी जी, और दूसरे आप पंडित जी भी हैं और मौसम के भी आप डॉक्टर हैं। तो जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार जो प्री मानसून शॉवर है वो जबलपुर से हमेशा आता है, केरल तरफ से आता है, फिर वो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मध्य प्रदेश में आता है। आपसे जानना चाहेंगे तकनीकी रूप से कि इसकी जो स्थिति है वो कब और सकारात्मक हो जाएगी, कब ये राहत देने वाला हो जाएगा, आपकी राय? एक्चुअली जो प्री मानसून की बात होती है, जब मानसून अनसेट हो जाता है और उसके पहले जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं प्री मानसून, मानसून के पूर्व की वर्षा। और वो एक्चुअली हमारे मध्य प्रदेश में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, क्योंकि इसमें दोनों ब्रांचेस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों का प्रभाव होता है प्रदेश में। और चाहे जबलपुर संभाग हो, होशंगाबाद संभाग हो, ये बैतूल वगैरह, तो यहाँ से भी प्रवेश करता है। नॉर्मली अभी जो अंडमान में 15 तारीख को, कल 16 तारीख को मानसून प्रवेश कर गया है और अंडमान से धीरे बढ़ते बढ़ते कभी केरला में जो अभी परिस्थितियां चल रही, 27 मई तक केरला आ सकता है। केरला की जो सामान्य तिथि है 1 जून है, और अपन भी मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में 15 से 17 के बीच जो तिथियां थी, तो इसके आसपास मानसून जो है प्रदेश को टच करेगा और 3-4 दिन के अंदर पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है। अगर अच्छा, वो निर्भर करता है कि उसकी ब्रांच कितनी स्ट्रांग है, कैसी फ्लो पे आ रहा है वो केरला में, उसके बाद ही होता है ये सब। और 10 मई नॉर्मली 8 से 10 मई तक, जून तक मुंबई में मानसून आ जाता है और मुंबई से 4-5 दिन हमारे प्रदेश को टच करने में लगता है। तो ये परिस्थितियां ऐसी कि दोनों जगह, चाहे जबलपुर संभाग हो या खंडवा के इलाका हो, कहीं से भी प्रवेश करता है, साउथ ईस्ट एमपी में प्रवेश करता है। दूसरी बात, जो मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान दिया है इस बार कि 97% ±4% रहेगा और मानसून अच्छा रहेगा। और खासकर हमारे जो, मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं, हमारे मध्य प्रदेश की बात करूं, तो पूर्वानुमान के हिसाब से प्रदेश में मानसूनी वर्षा अच्छी होगी। बस लोगों को यह है कि जो वर्षा होती है उसका सदुपयोग करें, जल का संरक्षण करें, खूब वृक्षारोपण करें, और जहां तक कोशिश करें कि अपने जो खाली हैं उनमें पानी भर के रख लें, चाहे वो खेतों में छोटे छोटे तालाब बना के या प्लास्टिक डाल के, या घरों के जो आपके बोर वगैरह हैं उसमें कैसे रिचार्ज करना है, सारी विधियां आजकल हैं। तो इसका जरूर पानी का उपयोग, बहुत पानी की कमी है, ग्राउंड लेटर बहुत कम हो गया है, तो पानी को जरूर वर्षा को बचाएं, मेरा सभी से निवेदन है। और अगर आपको खाली कहीं जगह मिलती है तो वृक्ष को जरूर लगाएं, क्योंकि जो आप लोगों ने मार्च से भीषण गर्मी देखी है, इसमें बहुत बड़ा योगदान पौधों का है, क्योंकि लोग वृक्षारोपण तो कर नहीं रहे, काटने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों को। मिश्रा जी, आपने जो बात की IND24 इसको मिशन के रूप में चलाता है। हम अक्सर बातचीत में बारिश तो ठीक है लेकिन पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं,
वृक्षारोपण की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं और पानी के संरक्षण की, जो नए घर बन रहे हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की भी बात करते हैं, ताकि पानी को आप अपने घर में इकट्ठा करें और फिर उससे ट्यूबवेल रिचार्ज करें और कुएं को रिचार्ज करें। तो आपकी बात जो है उसी बात को IND24 आगे बढ़ा रहा है कि आप बारिश के पहले तैयार हो जाइए। मुझे लगता है कि आपकी और जो आचार्य आशीष जी की बात है वो इतनी युति हो गई है, माने जिसे कहेंगे ये सबके लिए फायदेमंद है कि गर्मी ने आपको बता दिया है कि अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो अगले बार आप 50 डिग्री के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 48 डिग्री टेम्परेचर मध्य प्रदेश को टच कर गया है। खजुराहो की बात करें, चंबल की बात करें, अगर पेड़ नहीं लगाए तो फिर अगले साल या अगले 2 सालों में शायद हम 50 के आसपास पहुंच जाएंगे। मिश्रा जी, आपने मौसम की बात की, लेकिन हमारी चर्चा महंगाई पर भी है, क्योंकि मौसम तो नीचे आ जाएगा, वो बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी हवाओं से नीचे आएगा, सिस्टम बनने से नीचे आएगा, लेकिन ये जो महंगाई का तापमान है ये नीचे नहीं आ पा रहा है। हम आपकी मर्यादा समझते हैं, आप शासकीय सेवक है तो आप शायद इस मुद्दे पर बहुत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन नहीं, मैं बोलना चाहूंगा, जरूर बोलना चाहूंगा। मैं भी 31 मार्च को रिटायर हो गया हूँ और महंगाई के लिए हम भी खुद जिम्मेदार हैं। आप देखिए सारे जो हमारे संसाधन हैं, महंगाई क्यों बढ़ी है। पहले आप हर घरों में इतनी गाड़ियां नहीं होती, 2-4 कार, छोटी गाड़ियां। हमको सुविधा भोगी हो गए हैं, हम फ्लाइट में जाएंगे, हम हवाई जहाज। तो आवश्यकताएं हमारी कि हमारे पुल भी बनना चाहिए, हमको सीमेंट की पर्याप्त मात्रा हो चाहिए, हर बच्चों के लिए कमरे अलग अलग होना चाहिए, उनके लिए कपड़े अलग होना चाहिए। तो जो हमारे भौतिक संसाधन है वो हमको तो चाहिए। तो जो उत्पादन की दृष्टि से जितना उत्पादन है, जो भी की मांग और आपूर्ति की हम बात करते हैं, तो मांग ज्यादा है और जो आपूर्ति है वो कम है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। बिल्कुल, ये भी एक सोच है का उपयोग। मिश्रा जी, आपकी ये सोच बहुत सकारात्मक पॉजिटिव है। तो हमने खुद ही महंगाई बढ़ाई है। पहले सिर्फ एक कमरे में पूरा परिवार रह जाता था, 2 जोड़ कपड़े में दोनों भाई काम चलाते थे, एक घर पहनता था एक बाहर पहनता था, लेकिन अब हर एक के लिए अलग रूम चाहिए, हर एक के लिए अलग वाहन चाहिए। तो बिल्कुल आपने बहुत ही व्यवहारिक बात की। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रघुवर गोहिया पत्रकार भी है। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राघवेंद्र जी। दरअसल मौसम और महंगाई 24 को बधाई। जी जी, बहुत धन्यवाद। नारद जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, जिन्हें हम हमारे आदि पत्रकार भी मानते हैं। जी, मौसम के तेवर तो साल दर साल तीखे होते ही जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महंगाई की तरह, और महंगाई तो सुरसा की तरह है कि वो महंगाई का जो रॉकेट है जी, वो ऊपर जाके नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। कभी भी महंगाई का आप देखेंगे बैरोमीटर तो वो डाउन नहीं हुआ है जी। अब ये डाउन क्यों नहीं हुआ है, ये इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसमें वही है कि मांग और आपूर्ति का भी मामला है, हमारे नीति नियंता जो है उनकी नीतियों का भी मामला है और सबसे बड़ी बात है उनकी नीयत का मामला भी है। जब तक हमारी नीयत कुछ कर गुजरने की नहीं होगी, कुछ बेहतर करने की नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूं कि महंगाई की डायन जो है उस पे काबू पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हर दिन एक पौधा लगा रहे हैं, ये आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है जी। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके बड़े अधिकारी, उनके कर्मचारी क्या इस दिशा में अभी तक गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो ये बहुत चिंता की बात है, शर्म की बात भी है और ऐसा कुछ नियम या कुछ ऐसा निर्देश जरूर होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो एक पौधा लगाए और उसे संरक्षित भी करे। अभी प्री मानसून की बात हो रही थी, तो प्री मानसून का मतलब यही है कि आपको पानी की बौछारें आती हैं और आपको चेतावनी देती हैं कि भाई अब मानसून आने वाला है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ऐसे ही मौसम में अभी ग्वालियर का आपको पता होगा 49 टच कर गया है जी, 49 डिग्री सेल्सियस हो गया और वहाँ एक सिपाही की दुखद मौत भी हो गई है गर्मी को लेकर जी। अगर ये स्थितियां रही तो आने वाले समय में, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि तापमान निश्चित रूप से 50 डिग्री रहेगा और आगे भी जा सकता है। बिल्कुल। अब हमारी मानवता कहाँ जाएगी, हमारा जीवन कहाँ जाएगा, ये बड़ा चिंता का और रघुवर जी हम अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको हम क्या देकर जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात की, हम लगातार इस पर बात करते हैं। IND24 में हमारे साथ पिछले दिनों उमाशंकर तिवारी इस बातचीत में थे, वो पेड़ पौधे लगाते हैं। कमल राठी इस बातचीत में थे, वो पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं। मिलिंद कुलकर्णी एडवोकेट और पत्रकार भी हैं, वो पेड़ पौधों की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप नीम की निमोलिया इकट्ठी कर लीजिए और जो बीज है वो इकट्ठा कर लीजिए,
अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो उसकी पुड़िया बनाकर जंगल में फेंक दीजिए, जब बारिश होगी तो वो बीज अपने आप वहां पैदा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। लोग अब गिफ्ट में एक मिट्टी की बॉल बना के देते हैं, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उसमें नीम का बीज भी होता है, उसमें आंवले भी होते हैं, और जब वो उस बॉल को जंगल में फेंकते हैं और बारिश जब होती है तो उस बॉल से जो निकलते हैं बीज वो अपने आप पेड़ बनते हैं और वो जंगल में पनप जाते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो आपकी चिंता वो हम सबकी चिंता भी है, लेकिन महंगाई की जहाँ तक बात है उसके लिए हमारे जो मौसम विशेषज्ञ मिश्रा जी, उनका कहना था कि पहले हम बहुत कम चीज़ों में जीवन गुजारते थे, बहुत हमारी आवश्यकता बड़ी न्यूनतम थी, अब बहुत विस्तारित हो गई हैं। हर घर में हर बच्चे के लिए कमरा चाहिए, मेहमान के लिए कमरा चाहिए, तो पानी भी ज़्यादा लगता है, कमरे भी ज़्यादा हैं, कपड़े लत्ते भी ज़्यादा हैं, वाहन भी ज़्यादा है, इसलिए ईंधन का खर्च भी बढ़ गया। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर स्काइप पर जुड़े हैं देवदत्त जी। देवदत्त जी, महंगाई और मौसम की मार ये दोनों हैं। मौसम तो थोड़ा सा मेहरबानी कर देता है, लेकिन ये महंगाई डायन बिल्कुल खाए जा रही है, आपकी राय? महंगाई के बीच में अभी इस समय फंसा हुआ है, एक तरफ महंगाई है तो एक तरफ मौसम की मार है। और इस मौसम में भी बिजली का संकट, पेयजल संकट और करेला और नीम चढ़ा जैसा हो गया। तो मुझे लगता है कि अब हम सबको बहुत जीवन को पुरानी पद्धति पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं कि जिन पर नियंत्रण नहीं हो रहा। और महंगाई जब भी बढ़ी है कभी कम नहीं हुई है। हमारे देखते देखते महंगाई कैसे आसमान को छू रही है जी। तो मुझे लगता है कि अब कब तक हम सरकारों के भरोसे रहेंगे, क्योंकि हर सरकार चुनाव में वादा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन वो कम होती नहीं, वो बढ़ती जाती है। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई और हम सब भी समझ रहे हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं और इच्छा शक्ति भी वैसी नहीं दिखाई देती। और जिन लोगों को ये कम करना होती है उनके पास ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, उनको कोई अखरती नहीं महंगाई। मैं थोड़ा सा बीच में व्यवधान कर रहा हूँ आपके लिए देवदत्त जी। अगर ऐसा हो जाए कि जो टिकट मांगते हैं किसी पार्टी के प्रत्याशियों, उनको जितने वोट मिलते हैं उतने वो पेड़ लगा दें, उतने पौधे लगा दें, और जितनी शहर की आबादी है सरकार और समाज मिलकर उतनी जनसंख्या में पौधे लगाए। जैसे भोपाल की आबादी अगर 16 लाख है, 14 लाख है, तो सरकार और समाज मिलकर भोपाल में कम से कम हर साल 14 लाख पौधे लगा उसको बचाए भी। तो मुझे लगता है कि जो मौसम है कम से कम वो तो नीचे आए। महंगाई सबको पता है कि ऊपर जा रही है। मैं लौटूंगा, आपके पास आ रहा हूँ जी। देवदत्त जी, बात जल्दी से पूरी करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जो 10-20 साल पहले निबंध लिखते थे उन समस्याओं को आज हम देख रहे हैं और भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। आपने सही कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे जा रहे हैं। क्या कंक्रीट का जंगल, 2-2, 3-3 मकान दे जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उन मकानों का करेगी क्या। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने कोरोना के समय देखे, मिले नहीं। ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी हो गई वातावरण में आज भी। और आज जो लोग हार्ट अटैक से जो ठंड में मरते थे, लोग गर्मियों में मर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत भयावह है समस्या, और इसको केवल बातों में ना, विचार में नहीं, इसको अमल लाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। यदि हम आज नहीं सुधरे, क्योंकि बातों का वक्त निकल चुका है। अब मध्य प्रदेश में भी तापमान 50 के पास पहुंच रहा है। मैंने 48 का जिक्र किया था, लेकिन रघुवर जी ने मेरी बातचीत को दुरुस्त किया है कि ग्वालियर में 49 पहुंच गया है और एक सिपाही की मौत भी हुई उसमें। मैं लौटता हूं, समय की तंगी है, मेहमान हमारे साथ ज्यादा और बड़ी सारगर्भित बात हो रही है। देवदत्त जी, बहुत जल्दी लौटूंगा। ओझा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की बात, देवदत्त जी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा लगा रहा है, लेकिन उनके जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो अपने लीडर का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, उनकी जो टीम के अधिकारी है वो अनुकरण नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हर शहर का महापौर, नगर निगम का प्रशासक, आयुक्त अगर प्रतिदिन एक पौधा लगाएगा तो नगर निगम में कितने कर्मचारी हैं, अगर एक पौधा रोज लगाने का अभियान चल जाए, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुकरण करने के लिए टीम को भी काम करना पड़ेगा। आपकी इस पर राय? बात आपकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी को तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि उनके नीचे की टीम जो है वो काम नहीं कर रही। या तो ये है कि जो टीम है उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन टीम को, मतलब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं और जितने भी मंत्री के फॉलोअर्स हैं, केवल मंत्री ही नहीं, उनके फॉलोअर्स भी बहुत हज़ारों में हैं, वो सब मिलके अगर एक एक पौधा लगाएं तो मैं नहीं समझता कि पर्यावरण का जो तापमान है वो बढ़ेगा। न केवल लगाएं बल्कि उसको बचाएं भी, क्योंकि लगाने के बाद वो सूख जाते, कोई पलट के नहीं देखता है और उसको कोई देखता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आप जी। तो आशीष जी, बहुत संक्षेप में, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं,
और 4 साथी बातचीत के लिए बिल्कुल। एक मिनट में अपनी बात हो जाए जल्दी। बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं यहाँ पे 3 बिंदु बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा पौधारोपण को लेके भी पिछले 20 साल का अनुभव है। संभवतः हमें पौधा नहीं लगाना चाहिए, हमको पेड़ लगाना चाहिए। पौधा होता है छोटा सा, उसकी 3 से 4 महीने के बरसात में पनपने की संभावनाएं बहुत कम होती है। गाय के, पशु के खाने के, कुचल के दबने से पौधा खत्म हो सकता है। संभवतः हमें थोड़ा सा बड़े आकार का 6 से 8 या 10 फीट का हम पेड़ टाइप का बड़ा पौधा लगाएं, पहला। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ना सिर्फ प्रदेश, इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ प्रदेश सरकार, जबकि भारत सरकार को मैं वो बोलना चाहूंगा, जो विशेष रूप से जितने भी हाईवे हैं भारत देश में, उसके किनारे पे यूकेलिप्टस लगा हुआ है। यूकेलिप्टस नीलगिरी का पौधा, उसकी पत्तियां जब गिरती हैं तो चिकनाई लिए होती, पानी को आगे धकेल देती हैं। विदेशों में यह पौधा वहां लगाया जाता था जहां कीचड़ मिट्टी थी, और कुछ एक साल में वो कीचड़ पूरा पी जाती थी, सूख जाता था वो एरिया। हमको चाहिए कि हम पूरी प्रदेश सरकार और पूरी भारत सरकार भी जितने भी हाईवेज हैं वहां पे यूकेलिप्टस का पौधा लगाना बंद करें, जो है वो काटे जाएं, हटाए जाएं, और वहां पे पीपल का पौधा लगा सकते हैं, वट का लगा सकते हैं, जो भारी मात्रा में ऑक्सीजन भी देंगे, वहां जब निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो सतह होती है हाईवे पे, तो दोनों तरफ ढलान होती है, तो वह जल्दी ज्यादा मात्रा में ना सिर्फ वो पानी पिएंगे जड़ों के माध्यम से, और जमीन के अंदर भी भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाएंगे। आज ही हम यहां पढ़ रहे थे तमिलनाडु का, चेन्नई का केस, कि वहां पे भूमिगत जल लगभग समाप्त हो गया है। तो बहुत बड़ी एक चेतावनी है ये। और तीसरा एक महत्वपूर्ण मैं ये बोलना यह भी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसा कि निवेदन किया, विदेशों का भी मुझको अनुभव है। विदेशों में होता क्या है कि साहब, एक शहर में कम से कम ऐसे स्पॉट बनाते हैं, ओजोन जोन बनाते हैं, जिसमें सघन वृक्षारोपण किया जाता है, 5 हेक्टर, 3 हेक्टर, 50 हेक्टर, जो भी सरकार के हिसाब से हो। तो ऐसे ओजोन जोन हमें तत्काल बनाने की आवश्यकता है। नहीं, अगर हम नहीं इस पे अलर्ट हुई सरकार, जनमानस अलर्ट नहीं हुआ, सचेत नहीं हुआ, तो भारत देश को अरब देश बनने से तापमान के मामले में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, आशीष ने जो कहा कि ओजोन क्षेत्र बनाए, ओजोन एरिया बनाए, मेरा कहना यह है कि इसको और छोटा कर लें। आप अपने घर को बना लें, घर के पास अगर आप 2 पौधे लगा देंगे, जितने घर के सदस्य हैं, अगर 4 सदस्य हैं तो 4 बड़े पौधे लगाएं, बड़े पेड़ लगाएं। पौधा शब्द गलत हो गया, क्योंकि पौधा आप लगाएंगे तो वो मर जाएगा, वो बचा नहीं पाएंगे। इसलिए पेड़ लगाएं ताकि आप उसकी परवरिश 1 साल करें, उसके बाद वो अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। मिश्रा जी, आपकी बहुत संक्षेप में जल्दी से राय। पैनल के लिए आपको छूट दे रही है, कितने लोगों ने सोलर पैनल लगाया? अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो बिजली की उपलब्धता हमारे घरों में लगभग 0 हो जाएगी। अगर छोटा सा मकान भी आपके पास 800 स्क्वायर फीट है, आप अपने छत में सोलर पैनल लगवा दें, गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, तो 4 साल में उसका खर्चा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कोई करने वाला नहीं है। दूसरी बात, पौधे लगाने की बात करें तो पौधे लगाएं कहाँ? हमारे 600-800 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं, पूरा सीमेंट कंक्रीट से ढका, तो हम पौधे कहाँ लगाने जाएं? किससे दरवाजे में हम पौधे लगाएंगे, आप बताइए। या जो मैं पेड़ लगाने की बात करूं तो हम लगाएं कहाँ? कहीं शहरों में जमीन बची नहीं है। तो मेरा ये मतलब कि जो पौधे हैं वर्तमान में, कम से कम उसको बचा लें, वो ना काटने दें, उसके लिए आप लड़ जाएं। ये भी ठीक बात है कि तो बेईमानी है, जगह ही नहीं बची हमारे पास। ये भी ठीक है कि अगर हम ना काटेंगे तो ये भी लगाने के बराबर ही है। और जिनके पास गुंजाइश है वो जरूर लगाएं। अब तो बड़े बड़े गमले होते हैं, उसमें वो ऐसे पेड़ लगाते हैं जो ऑक्सीजन भी देते हैं, तो उस पौधे पर हम जाएं। और जहां गुंजाइश लगती हो, घर के सामने किसी पार्क में, कोई ऐसी जगह उस मोहल्ले में हो जिसको देखकर आप, बड़, पीपल और नीम ये ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और नीम एंटीबायोटिक भी है। और एक लाइन उसमें जोड़ूंगा मैं कि शास्त्रों में अगर आप ये 3 पौधे एक साथ लगाते हैं, बड़, पीपल और नीम, तो इसको त्रिवेणी कहते हैं। ये फलदार, छायादार तो होते हैं, इसमें पुण्य भी बहुत मिलता है। रघुवर जी, आपकी इसमें कोई राय? राघवेंद्र जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि IND 24 की सामाजिक सरोकार को लेके, मुद्दों को लेके बहुत जागरूकता रही है, आगे भी रहेगी। मेरा यह आग्रह है कि IND 24 के बैनर तले हमारे मध्य प्रदेश में जो भी जहां भी संवाददाता हैं या जहां हमारे सिंगर हैं, उनके माध्यम से प्री मानसून के समय से ही हम लोग जो है, क्या इसी तरह का पौधारोपण, वृक्षारोपण अभियान। बिल्कुल, आपका सुझाव है, कोशिश करते हैं कि इसको IND 24 के तले हम करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी IND 24 का आदमी है, इसलिए वो जहां भी काम करेगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मीडिया जो है, मीडिया एक सशक्त माध्यम है प्रचार प्रसार का। कोई भी योजना है, कोई भी काम है, अगर वो मीडिया के माध्यम से होता है तो नेताओं का, अधिकारियों का, नागरिकों का ध्यान जाता है। हम कोशिश करते हैं कि सीहोर से इसकी शुरुआत करेंगे, आपके हमारे अपने शहर से करेंगे शुरुआत, भोपाल से करेंगे।
देवदत्त जी, कोई आपकी इसमें बहुत संक्षेप में राय? देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपकी राय बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, अब जो अपन ने कहा कि पौधे लगाने का नहीं, पेड़ लगाने का समय है, ऐसे ही अब बातें करने का नहीं, सबको इसमें जुट जाना चाहिए। जो जहाँ है, जहाँ जगह मिले वहाँ पौधा लगाए और जो पौधे उनको संरक्षित करें। बिल्कुल, क्योंकि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी ओझा जी, आपकी राय अंतिम। ये बिल्कुल सही बात कही है देवदत्त जी ने, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पौधा पेड़ लगाएं। बल्कि मैं तो पंडित जी का भी बहुत बड़ा बात से जो बधाई देना चाहता हूँ कि उनने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट शुरू कर दिया कि पौधे की जगह पेड़ लगाएं। पेड़ नुमा मतलब बड़ा 6-7 फुट का। तो कुल मिला के ये है सब कि हम ही दुश्मन हैं हमारे गर्मी के लिए। चलिए, हम जान गए हैं, इसलिए वो हम दुश्मन के बजाय मित्र बन जाए। और दूसरी बात है कि महंगाई पता नहीं नीचे आती है नहीं आती, लेकिन तापमान को हम नीचे ला सकते हैं पेड़ लगाकर। महंगाई को नीचे लाने का है तो मितव्ययिता करें, सरकार अच्छी नीतियां बनाए और कम में हम अपना काम चलाएं, तो शायद महंगाई थोड़ी सी नियंत्रित हो सकती है। तो कुल मिलाकर बखबर में आज सिर्फ इतना ही था। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। मिश्रा जी आपका भी, रघुवर जी आपका भी, और बल्कि 4 नहीं 5 मेहमान हैं हमारे, रघुवर जी, देवदत्त जी, ओझा जी और आशीष मंगई जी, मुझको मिलाकर 6। तो चर्चा बड़ी सार्थक रही। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।